आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में 10वां पाठ चल रहा है बाती प्रेमचंद जी की। इसके लेखक हैं मुदगल जी, जो आपने पढ़ रहे हैं। तो आगे का हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में। डाक का थैला लेकर के डाक का थैला रख करके वह बच्चों के साथ किसी मैदान में निकल जाता। उनके साथ खेलता, बिरहे सुनाता और कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। उसकी कहानियों में चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे, जो लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। नवाब की उसकी इस कहानियों में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। वे किस्से उनके अंदर भविष्य की कहानीकार का बीज रोप रहे थे। तो हम लोग देखेंगे कि कजाकी जो था डाकिया, उनको प्रेमचंद जी को अपने कंधे पर बैठा करके घुमाता था, उससे प्रेम करता था। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि डाक का थैला रख करके वह बच्चों के साथ जब वो आ जाता था तो प्रेमचंद जी को अपने कंधे पर बैठा लेता था, डाक का थैला रख देता था और वो बच्चों के साथ मैदान में निकल जाता था। उनके साथ ही खेलता, बच्चे लोग को बिरहा सुनाता और कहानियाँ भी सुनाता था। तो उसे चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। कजाकी को इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ याद थीं। उसकी कहानियों में चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे। जो कहानी सुनाता था कजाकी, उसकी कहानियों में जो चोर डाकू होते थे वो सच्चे योद्धा होते थे, क्योंकि वो लोग जो लूट कर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। उसकी कहानी के जो पात्र थे डाकू या चोर, वो जो है ऐसे व्यक्ति थे कि दूसरे लोगों का जो है लूटते थे सामान और दूसरे प्राणियों को दे देते थे, यानी दूसरे का दीन दुखियों को सहायता करते थे। इसलिए उसकी दृष्टि में वे लोग चोर डाकू सच्चे योद्धा थे। नवाब को उसकी कहानियों में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। नवाब जो थे प्रेमचंद जी, कजाकी की कहानियाँ सुन करके उनको बड़ा मज़ा आता था। वे किस्से उनके अंदर भविष्य के कहानीकार का बीज रोप रहे थे। जो किस्से कहानियाँ उस समय वो सुन रहे थे, वही जो है उनको उनका भविष्य निर्माण कर रहे थे। वहीं से उनको कहानी लिखने का जो है उन्हें बीज रोप कर रहे थे, यानी वहीं से उनको प्रेरणा मिली कहानी लिखने का। जो कजाकी ने कहानियाँ सुनाई, वहीं से उनको प्रेरणा मिलना शुरू हो गया था। वहीं से उनके अंदर एक कहानीकार का रूप ले रहा था, उनका मन कहानीकार बन रहा था। अब कुछ कुछ बचपनी शौक देख लिए जाएं। नवाब को गुड़ खाने का बेहद शौक था। गुड़ चुरा चुरा कर भी खाया करते थे। कहते थे गुड़ मिठाइयों का बादशाह है। गुड़ की चोरी का एक वाकया उन्होंने बयान किया। अम्मा 3 महीने के लिए अपने मैके या मेरे ननिहाल गई थी और मैंने अकेले ही 3 महीने में 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया था। जाते वक्त अम्मा ने 1 मन गुड़ लेकर मटके में रखा और उसके मुंह पर एक सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त ताकीद कर दी थी कि मटका न खोलना। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया था। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफाचट कर दी। मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। मेरा घर में आना गुड़ के लिए सामत आना था। 1 हफ्ते में हाड़ी ने जवाब दे दिया। मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में अभी पौने 3 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ सब्र जाता रहा और मटके की एक मीठी चितवन के साथ होश रुखसत हो गया। अपने को कोसता धिक्कारता, गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा। गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी न पसंद करेगा। कसमें खाता, विद्या की, माँ की, भाई की, ईश्वर की, मगर सब बेसूद। और वह मन भर का मटका पेट में समा गया। तो अब कहानी के बारे में कह रहे हैं कि अब जो है
प्रेमचंद जी के बचपन का शौक भी देख लीजिए, कुछ जो है कुछ और बचपनी शौक क्या था उनका, खाने पीने का क्या शौक था, ये भी बता रहे हैं कि कुछ जो है बचपन में वो गुड़ खाने के बड़े शौकीन थे। नवाब जी यानी प्रेमचंद जी को बचपन में गुड़ खाने का बड़ा शौक था। गुड़ आजकल अब बहुत कम मिलता है, शक्कर आ गया है, पहले गुड़ बनते थे गन्ना से, गांव में हर घर में गुड़ बनता था और गुड़ सचमुच जो है बहुत अच्छा हुआ करता था और गुड़ नुकसान भी उतना नहीं करता है जितना शक्कर करता है। तो वे कह रहे हैं कि गुड़ चुरा चुरा करके भी खाया करते थे, जो है गुड़ खाने के बड़े शौकीन थे, इसलिए गुड़ को चुरा चुरा करके भी खाते थे। कहते थे कि गुड़ मिठाइयों का बादशाह है, गुड़ उन्हें सभी मिठाइयों से ज़्यादा अच्छा लगता था। गुड़ की चोरी का एक वाक़या उन्होंने बयान किया है, यानी प्रेमचंद जी खुद ने अपनी गुड़ की एक चोरी का जो है वाक़या लिखा हुआ है, बयान किया है। प्रेमचंद जी खुद ने अपने बारे में बताया है कि वैसे वो गुड़ का चोरी करके खाए थे। कह रहे हैं कि अम्मा 3 महीने के लिए अपने मायके या मेरे ननिहाल गई थी। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मेरी अम्मा यानी माता जी उनकी 3 महीने के लिए उनके ननिहाल चली गई थी, अपने मायके यानी उनके ननिहाल चली गई थी और उन्हें अकेले छोड़ गई थी। 3 महीने में 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया था और उस 3 महीने में कह रहे हैं कि मैंने 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया, यानी 1 मन गुड़ खा गए। जाते वक्त अम्मा ने 1 मन गुड़ लेकर के मटके में रखा था, उस समय मिट्टी का मटका हुआ करता था बड़ा बड़ा, उसी में लोग गुड़ वगैरह रखते थे, उसके मुंह को बंद कर देते थे। तो वही कह रहे हैं कि जाते वक्त अम्मा ने 1 मन गुड़ लेकर के मटके में रख दिया और उसके मुंह पर एक सकोरा, एक जो है मिट्टी का बर्तन होता है, उसको रख करके और मिट्टी से बंद कर दिया गया था, उसके अगल बगल मिट्टी लगाकर लोग बंद कर देते थे ताकि उसमें हवा न जाए, बारिश में खराब न हो। तो इसी तरह उनकी माँ ने उसको सुरक्षित रख दिया था बाद में खाने के लिए और उन्हें उसको न खोलने के लिए मना किया गया था कि मुझे सख्त ताकीद कर दी गई कि मटका न खोलना, उन्हें मटका खोलने से मना किया गया था कि इसको छूना मत। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया गया था, मिट्टी का छोटा बर्तन होता है उसको हांडी कहते हैं, तो उनको खाने के लिए थोड़ा सा निकाल करके हांडी में रख दिया गया था कि यही तुम खाना। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफाचट कर दी। अब हांडी भर का जो गुड़ था, कह रहे हैं कि उसे तो मैंने 1 हफ्ते में ही ख़त्म कर दिया। अब मुझे गुड़ खाने का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता था, गुड़ खाने का उनको बहुत चस्का लग गया और कह रहे हैं कि अब वो मुझे नशा सवार हो गया गुड़ खाने का, हर वक्त जैसे नशा लगा रहता गुड़ खाने का। मेरा घर में आना गुड़ के लिए सामत आना था, जैसे ही मैं घर में आता था गुड़ जो है ज़रूर खाता था, जैसे घर में आना गुड़ को सामत आना, यानी गुड़ को मैं खाता ही था। 1 हफ्ते में हाड़ी ने जवाब दे दिया, यानी हाड़ी में जो कर उनकी माता जी गई थी वो 1 हफ्ते में समाप्त हो गया। अब जो है मटका खोलने के लिए उन्हें मना किया गया था, माँ ने मना किया था। अभी अम्मा के घर आने में अभी पौने 3 महीने बाकी थे, अभी तो 1 ही हफ्ता हुआ था, अभी पौने 3 महीने बाकी थे अम्मा को आने में और तब कहीं गुड़ खुलता। तो एक दिन तो मैंने बड़े मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, कह रहे हैं कि एक दिन तो मैंने मटका नहीं खोला, बिना गुड़ के किसी तरह बर्दाश्त किया, सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ सब्र जाता रहा, यानी दूसरे दिन वो सब्र हमसे नहीं रखा गया और वो सब्र टूट गया। मटके की एक मीठी चितवन के साथ होश रुखमस हो गए, यानी मटके का जो मिट्टी से बंद किया गया था उसको उन्होंने खोल दिया और खोल करके गुड़ निकाल कर खाना शुरू कर दिए। कह रहे हैं कि अपने को कोसता धिक्कारता, गुड़ भी खा रहे हैं, अपने को कोसते भी थे, धिक्कारते भी थे कि अरे तुम इतना सारा गुड़ खा रहे हो तो तुम्हें नुकसान करेगा, यानी गुड़ खाने से पहले लोग डरवाते भी थे बच्चे लोग को कि ज़्यादा गुड़ खाएगा तो बारिश में इसका शरीर सड़ने लगेगा, यानी बहुत सारे फोड़ा फुंसी निकलेंगे। तो ये कह रहे हैं कितना गुड़ तो खा रहे हो, अपने को समझाते थे कितना जो है तुम गुड़ खा रहे हो, मगर बरसात में सारा शरीर सड़ने लगेगा, यानी बहुत सारे फोड़ी फुंसी निकल जाएंगे,
फिर जो है गंधक का मलहम लगाकर घूमोगे, तुम्हें गंधक का मलहम लगाना पड़ेगा, लगाकर घूमोगे। अब तुम्हें फोड़ा फुंसी हुआ रहेगा तो कोई तुमसे बात भी नहीं करेगा, तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। तो बहुत सारी वो कस्में खाते थे कि अब गुड़ नहीं खाऊंगा, विद्या की कसम, माँ की कसम, भाई की, ईश्वर की, बहुत सारी कस्में खाते थे कि अब गुड़ नहीं खाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, मगर सब बेसुध और मन भर का मटका पेट में समा गया। सब कस्में भूल जाते थे और पूरा धीरे धीरे एक मन गुड़ पेट में समा गया, यानी धीरे धीरे पूरा का पूरा एक मन गुड़ खा गए। बालक प्रेमचंद को दूसरा शौक रामलीला देखने का था। इस शौक के बारे में भी उन्होंने खुद ही लिखा है। एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उसे उन्माद कहना चाहिए। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रंग रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। पहले जो है रामलीला हुआ करती थी गांव में, तो ये वही कह रहे हैं कि बाल प्रेमचंद उस समय बचपन था, तो उन बचपन में उन्हें रामलीला देखने का भी बड़ा शौक था। इस शौक के बारे में उन्होंने खुद ही लिखा है अपनी कहानियों में। कह रहे हैं कि एक ज़माना वह था, जब अपने बचपन का कह रहे हैं कि वह ज़माना जब था जब मुझे भी रामलीला देखने का आनंद आता था। बचपन में वह ज़माना था कि उन्हें भी कह रहे हैं कि मुझे भी, प्रेमचंद जी खुद कह रहे हैं कि हमें रामलीला देखने में बड़ा आनंद आता था। आनंद तो बहुत छोटा चीज़ है, बहुत हल्का शब्द है। कह रहे हैं कि उन्हें एकदम कहीं उन्माद था मेरे अंदर, रामलीला देखने का एकदम उनको उन्माद छाया रहता था। संयोग बस कह रहे हैं कि उन दिनों मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर रामलीला मैदान था जहाँ पे रामलीला होती थी, और जिस घर में रामलीला पात्रों को सजाया जाता था, रूप रंग भरा जाता था, वह घर उनके घर से बिल्कुल मिला हुआ था। तो 2 बजे दिन में पात्रों की सजावट होने लगती थी। उनकी देह में रामरस पीसकर पोती जाती, मुंह में पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बुदकियां लगाई जाती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों राम, लक्ष्मण, सीता का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, राम रच पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न कर उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिससे वह फेल न हो जाएं। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र निषाद लीला में नौका पर बैठे ऐसे मुंह फेरे चले जाते मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था, न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। मेरी श्रद्धा ज्यों की त्यों थी। कह रहे हैं कि 2 बजे दिन में ही जो रामलीला के पात्र होते थे उनको उनकी सजावट होने लगती थी। उन दिनों इस तरह की आज की जैसा प्रसाधन सामग्री नहीं थी, तो लोग कैसे सजाते थे उसके बारे में कह रहे थे कि उनकी देह में, उनके शरीर में राम रज पीसकर पोती जाती थी। मुंह में पाउडर लगाया जाता था और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बुदकियां लगाई जाती थी। और ये सारा काम सजाने का एक ही आदमी करता था, जो कि इस काम में बहुत ही कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों में यानी राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों जन पात्रों को एक ही आदमी सजाता था, इसलिए काफ़ी टाइम लगता था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों को, राम, लक्ष्मण, सीता को सजाने का काम करता था, श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, तो प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मैं क्या करता था, तो रंग की प्यालियों में पानी लाना,
राम रज पीसना पंखा झलना मेरा काम था। प्रेमचंद जी उस समय बचपन में छोटे थे तो वो प्यालियों में पानी ला के दे देते, राम रज पीस देते और जिसका सजावट हो जाता उनको पंखा झल देते थे, पंखा चला देते थे। आज के जैसा इस तरह पंखा नहीं था, हाथ से जो है लोग पंखा झल देते थे। तो रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी, कह रहे हैं कि राम जी चंद्र का जो पाठ करते थे उन पर मेरी बहुत ही श्रद्धा थी, मेरे दिल में वो राम ही थे। तो अपने पाठ की चिंता न करके, जो हमारा पाठ था उसका चिंता न करके मैं उन्हें उनका पाठ पढ़ा दिया करता था ताकि वो फेल न हो जाएं, उनका पाठ जो है बहुत अच्छे से हो, इसलिए मैं उनको पढ़ा दिया करता था। मुझसे उम्र में ज़्यादा होने पर भी, मुझसे वे उम्र में ज़्यादा थे फिर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे। जो रामचंद्र जी का पाठ करते थे उम्र में ज़्यादा थे लेकिन जो है पढ़ाई में प्रेमचंद जी से नीची कक्षा में पढ़ते थे। लेकिन वही रामचंद्र निषाद लीला में नौका पर बैठे ऐसे मुँह फेरे चले जाते थे जब कह रहे हैं कि निषाद लीला होती थी, यानी वो निषाद में लीला खुद करते थे। तो कह रहे हैं कि निषाद लीला में रामचंद्र जी ऐसे जो है नौका पर सवार होकर के मुँह फेरे चले जाते थे जैसे मानो मेरे को जानते पहचानते ही नहीं थे। तो उनका कहना है कि नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ जाती है, कि ऋषभ तो नकली था फिर भी ऐसे लगता था मुझे कि कुछ न कुछ असली है, यानी असलियत हमें महसूस होती थी। तो रामलीला समाप्त हो गई थी, कह रहे हैं कि रामलीला तो समाप्त हो गई थी, अब राजगद्दी होने वाली थी, रामचंद्र जी की राजगद्दी होने वाली थी। तो रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी नहीं पूछता था, उस समय रामचंद्र जी के बारे में कोई पूछता भी न था घर, और न ही उन्हें घर जाने की छुट्टी मिलती थी क्योंकि अभी राजगद्दी बाकी थी। कह रहे हैं कि चौधरी साहब के यहाँ से जो है एक सीधा सीधा यानी खाने पीने का सामान जो होता था, आटा चावल सब जो है उसको सीधा कहते हैं, तो एक सीधा जो है कोई 3 बजे जो है उनको मिल जाया करती थी, चूँकि ये पात्र दूसरे जगह से आए हुए थे तो उनको मिल जाया करती थी। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी इन लोगों को नहीं पूछता था। लेकिन कह रहे हैं कि मेरी श्रद्धा जो है राम के प्रति ज्यों की त्यों थी, जैसे पहले थी वैसे आज भी थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती वह लेकर रामचंद्र को दे आता, कोई मिठाई या फल मिलते ही बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे, मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। वही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुईं, केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में वह आप भी रामचंद्र थे, बाकी लोग नहीं ध्यान दे रहे थे लेकिन मेरी दृष्टि में वो आज भी रामचंद्र ही थे, इसलिए मेरी श्रद्धा उन पर बराबर बनी हुई थी। और घर पर कुछ भी मुझे खाने पीने की चीज़ मिलती तो मैं उसे लेकर के रामचंद्र को दे आता था। कोई मिठाई या फल जैसे मिलती थी मुझे, मैं बेतहाशा दौड़ करके चौपाल की ओर जाता और उसे रामचंद्र जी को दे देता था, रामचंद्र को दे देता था। कह रहे हैं कि चलते समय भी जब ये तीनों पात्र राम लक्ष्मण और सीता का पात्र करने वाले जो व्यक्ति थे, कह रहे हैं कि चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला, लोग को कुछ जो है गांव से नहीं मिला, लोग जो है वैसे खाली हाथ ही जा रहे थे। लेकिन मेरे पास 2 आने पैसे पड़े थे। राम कह रहे हैं कि मेरे पास, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मेरे पास 2 आने पैसे पड़े थे, यानी 2 आने पैसे उनके पास थे। तो मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। वो पैसे लेकर करके आए और उसे शर्माते शर्माते, उनको लगा कि ये 2 आने से क्या मतलब है, शर्माते शर्माते उन्होंने रामचंद्र को दे दिया। लेकिन कह रहे हैं कि उन पैसों को देखकर रामचंद्र तो जैसे टूट पड़े, यानी उसको लेने के लिए व्याकुल हो उठे और मानो जैसे प्यासी को पानी मिल गया हो, यानी उनको बहुत ही उसकी ज़रूरत थी ऐसा उन्हें महसूस हुआ और उन्हें
पानी मिल गया हो, जैसे किसी पानी प्यासी को पानी मिल गया हो, इतने वो है उतावले होकर के उसको ले लिए। कह रहे वही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई, यानी राम, लक्ष्मण और सीता का जो रोल कर रहे थे तीनों व्यक्ति, उन्हें वही 2 आने पैसे मिले, वही लेकर के वो लोग वहाँ से चले भी गए। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुँचाने भी आया, और कोई लोग उनको पहुँचाने भी नहीं आए, केवल मैंने ही उन्हें कस्बे तक पहुँचाने भी आया। तो इस तरह से पात्र रामचंद्र जी का करने वाले जो व्यक्ति थे, उनके प्रति उनका ये आदर, ये सम्मान ही वो अपनी कहानियों के द्वारा वो बता रहे हैं। इस तरह माँ और दादी के प्यार में लिपटे हुए प्रेमचंद के बचपन के दिन बड़ी मस्ती में बीत रहे थे। आसमान से इस बच्चे का सुख न देखा गया, और इसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। नवाब अभी पूरे 8 साल के भी नहीं हुए थे कि माँ चल बसी, और उसी दिन वह नवाब, जिसे माँ पान के पत्ते की तरह फेरती थी, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, और कभी सिंहाने वालों की डांट से, देखते देखते सयाना हो गया। अब उसके सिर पर तपता हुआ नीला आसमान था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी, पैरों में जूते न थे, बदन पर साबुत कपड़े न थे, इसलिए नहीं कि एकाएक पैसे का टोटा पड़ गया था, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों का फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मुद गई थी। बाप यूं भी कब माँ की जगह ले पाता है, उस पर वे काम के बोझ से दबे रहते थे। आगे कह रहे हैं कि इस तरह से प्रेमचंद जी नवाब के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनका बचपन माँ और दादी के प्यार में लिपटा हुआ प्रेमचंद जी का बचपन बड़े मौज मस्ती से बीत रहा था। लेकिन आसमान से यानी भगवान को इस बच्चे का यानी प्रेमचंद जी का सुख देखा नहीं गया। इसी साल उनकी माँ बिस्तर पकड़नी यानी बीमार हो गई। नवाब अभी पूरे 8 साल के भी नहीं हुए थे, यानी वो 8 साल के भी नहीं हुए थे कि माँ चल बसी, यानी माता जी का देहांत हो गया उनके। और उसी दिन नवाब, जिसे मतलब जब माँ नहीं रही तो उसी दिन से जो है नवाब जिसको कहते थे, जिसे माँ पान के पत्ते की तरह फेरती थी, इतना प्यार करती थी, किसी भी जो है तरह की तकलीफ़ उनको नहीं पड़ती थी, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, कभी जो है सिंहाने वालों की डांट से बचाती थी, हर तरह से उनकी सुरक्षा करती थी। आज वो माँ नहीं है, देखते देखते कह रहे हैं कि वो सयाना हो गया, यानी खुद अब सारा काम उनको खुद से अपना करना है, कोई उनका देखभाल करने वाला अब नहीं रह गया है। अब उनके सिर पर तपता हुआ नीला आसमान है, नीचे जलती हुई भूरी धरती है। अब उनको जो है चाहे वो आकाश के नीचे दौड़ें, चाहे ज़मीन पर नंगे पांव दौड़ें, कोई पूछने वाला नहीं है। न पैरों में जूते हैं, न बदन पर कपड़े हैं अच्छे से। हाँ, तो कह रहे हैं कि एकाएक का पैसे का टोटा नहीं पड़ गया, लेकिन उनको उनकी देखभाल करने वाला, उनकी फिक्र करने वाली, क्योंकि अब माँ आंखें मूंद लिए थी, अब माँ नहीं थी, इसलिए वो जैसे तैसे बच्चे तो थे ही, जैसे रहते थे तैसे रहते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो माँ कह रहे हैं कि माँ नहीं थी तो बाप जो है माँ की जगह कहाँ ले पाता है, माँ की तरह बाप कहाँ देखभाल कर सक पाता है बच्चों का। और कह रहे हैं कि उस पर भी वे काम के बोझ में दबे रहते थे, क्योंकि पिता को काम भी था अपना, तो काम के बोझ से दबे रहते थे, इसलिए प्रेमचंद जी का ध्यान नहीं रख पाते थे। 12-13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनमें वे बुराइयां आ गईं जो बिना माँ के बच्चों के अंदर आ जाती हैं। पता नहीं माँ का प्यार किसी अनजाने ढंग से बच्चे को संवारता रहता है। दोनों में से किसी को पता नहीं चलता, पर वह छाया अपना काम करती रहती है। वह प्यार छिन जाए सिर पर से, वह हाथ हट जाए तो एक ऐसी कमी महसूस होती है जो बच्चे को अंदर से तोड़ देती है, और नवाब भी अंदर से टूट गए। यह कमी इतनी गहरी, इतनी तड़पाने वाली थी कि बार बार उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में ऐसे पात्रों को रचा जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में जाती रहीं,
और फिर उनकी दुनिया सूनी हो गई। कर्मभूमि का अमरकांत ऐसा ही पात्र है। ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन और गोदान ऐसी रचनाएं हैं जिनमें नवाब प्रेमचंद जी के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक और माँ की कमी समाई हुई है। और भी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें उनका बचपन खिलता हुआ नजर आता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि 12-13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनकी उनमें भी वे बुराइयां सारी आ गईं। प्रेमचंद जी के अंदर भी वो सारी बुराइयां आ गईं जो कि बिना माँ के बच्चे के अंदर आ जाती हैं। कह रहे हैं कि पता नहीं चलता है कि माँ का प्यार किसी अनजाने ढंग से बच्चे को संवारता रहता है। दोनों में से किसी को पता नहीं चलता है, पर वह छाया, माँ की जो छाया है वो अपना काम करती रहती है। माँ का प्यार, माँ की छाया बच्चे को संवारती रहती है, उनका भविष्य निर्माण करता रहता है। वो दिखता नहीं है, पर वही प्यार जब छिन जाता है, सिर पर से वह हाथ हट जाता है, तो एक ऐसी कमी महसूस होती है जो कि बच्चे को अंदर से तोड़ देती है। माँ की कमी हमेशा बच्चे को महसूस होती है और वही नवाब भी के साथ भी हुआ। वे अंदर से ही बिल्कुल टूट गए थे माँ के जाने के बाद। माँ की कमी बहुत उन्हें खल रही थी, अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। यह कमी इतनी गहरी, इतनी तड़पाने वाली थी कि बार बार उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में ऐसी पात्रों को रचा है। अपनी कहानियाँ जो लिखे हैं, उपन्यास जो लिखे हैं, उसमें ऐसे पात्रों की रचना की है जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में जाती रही हैं उनके जैसा, और फिर उनकी दुनिया सूनी हो गई है। इस तरह की कहाँ जो है पात्रों की रचना उन्होंने की है। तो कर्मभूमि का जो अमरकांत है, उनका पात्र है, वह भी इसी तरह का पात्र है जिसकी माँ 7-8 साल में चल बसी है। उस पात्र के द्वारा अपनी बातों को कहने की कोशिश की है। इसी तरह कह रहे हैं कि ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन और गोदान जो उनकी रचनाएं हैं, उनमें भी प्रेमचंद जी का, नवाब यानी प्रेमचंद जी के बचपन की जो शरारतें हैं, जो उनके अंदर था, वही जो है इनकी इन पात्रों में भी दिखाने की कोशिश की है। तो शरारतें, वही भोलापन, शौक और माँ की कमी, सारी चीज़ें जो है इन्होंने प्रेमचंद जी ने इन पात्रों के अंदर दिखाई है। यानी अपनी जो चीज़ें हैं उनको इस पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो और भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें जो है प्रेमचंद जी का बचपन खिलता हुआ नज़र आता है। जैसा उनका बचपन था वही चीज़ें जो है उन पात्रों में भी नज़र आता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से ये कहानी प्रेमचंद जी के बारे में जो आपने पढ़ा, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।